जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैंने रेज किया है, जो बहुत से लोगों के दिमाग में है, वो है कि ये ज़मीन पर जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, ये कैसे शुरू हुई, ये कैसे इसका आगाज़ हुआ। ये हम साइंसदानों के नज़रिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत से मज़ाहिब हैं जिनमें इस बात का जो है जवाब मुख्तलिफ आरा से, मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे इस्लाम की रूह से, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से जो है ये बात शुरू होती है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर हम साइंसदानों का क्या नज़रिया था, और माइक्रो लेवल पर जाकर हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी जो है कैसे इसका आगाज़ हुआ इस ज़मीन पर। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की वीडियोस जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखती हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अगर हम बात करें ज़िंदगी कैसे शुरू हुई ज़मीन पर, ज़मीन जो थी बेसिकली आप कह लें शुरू शुरू में ये एक बिग बैंग नज़रिया जो है वो बताया जाता है। बिग बैंग नज़रिया क्या था कि ज़मीन जो थी एक सूरज का ही हिस्सा थी, और सूरज में चूंकि अभी भी बहुत से धमाके हो रहे हैं जिसकी वजह से सूरज जो है आपको पता है कि वो जल रहा है और रोशनी दे रहा है, और ज़मीन पर ज़िंदगी का बाइस सूरज ही है, क्योंकि रोशनी से पौधे जो हैं अपनी खुराक बनाते हैं और फिर जानदार सारे अपनी खुराक का इस्तेमाल करते हैं दूसरे। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जब ये धमाका हुआ तो व्हाट वाज हैपनिंग एट द वेरी बिगिनिंग, शुरू में क्या था। आज से हम बिलियंस ईयर्स पहले चले जाएं तो ज़मीन जो थी एक आग का गोला थी। ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा फायर था। अब मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि ज़मीन पर जो था ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है आज के इस दौर में। यानी अब तकरीबन हवा में हम देखें तो 21% ऑक्सीजन है, और वैसे भी देखें तो ऑक्सीजन ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक अंसर है, एक एटम है, एक एलिमेंट है, जो ना सिर्फ हवा में बल्कि ज़मीन की जो आप कह लें मट्टी है, रेत है, फिर नीचे जो मैग्मा लावा है, इन सब में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो शुरू शुरू में ऑक्सीजन जो है वो इतना नहीं था हवा के अंदर, इवन इट वॉज अ पार्ट ऑफ द मैग्मा और अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आज हवा में है। तो हवा में ऑक्सीजन की कमी थी। और आप कह सकते हैं कि जो सूरज है, सूरज बेसिकली कह लें कि उसमें बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं दो, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। आज भी सूरज में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है जो कि जल रही है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है सूरज में। तो अब वो सूरज से डेफिनेटली जब अर्थ अलहदा हुआ, सेपरेट हुआ, तो फिर ज़मीन में भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन थी, और किसी वजह से ऑक्सीजन भी ज़मीन में शुरू से ज़्यादा थी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन हुए और फिर बन गया वाटर। यानी जब जैसे जैसे ये पानी बनता रहा और ज़मीन की ऊपर वाली सतह पे पानी बनना शुरू हुआ तो ज़मीन ठंडी होना शुरू हो गई। आज ज़मीन का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो तकरीबन -60 से रेंज करता है, और तकरीबन 50 डिग्री या मैक्सिमम 55 डिग्री तक चला जाता है। ये सतह ज़मीन का दर्जा हरारत है। लेकिन नॉर्मल जो रहता है वो तो आप सबको पता है कि 25 डिग्री तक नॉर्मल ये हमारे पास टेम्परेचर होता है। लेकिन शुरू में वेरी वेरी बिगिनिंग में ऐसा नहीं था, ज़मीन गर्म थी। ये 50 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा सतह ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत हुआ करता था। तो इस तरह से जो है आप कह लें कि ज़मीन जो है वो पानी के बनने से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडी होने लगी, बिकॉज बहुत सी हाइड्रोजन जो थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और ऑक्सीजन चूँकि ज़मीन पर वैसे ही सबसे ज़्यादा था। एंड आई डोंट नो ये ट्रांसम्यूटेशन ये किसकी वजह थी या कैसी वजह थी कि जो अर्थ का हिस्सा बना सूरज से, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे हुई, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है साइंसदानों के लिए। और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जैसे वी हैव सैटर्न, यूरेनस और डिफरेंट प्लैनेट्स। तो इनमें भी आप कह लो कि देर आर सर्टन गैसेस और सर्टन कंपाउंड्स जो हैं वो उसमें मौजूद हैं।
लेकिन द वेरी बिग क्वेश्चन कम्स हियर कि आखिर पानी बन रहा था तो फिर लाइफ कैसे शुरू हो गई। तो अब देखें हमारी कुदरत में जो है वो 92 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, जिनमें सल्फर भी है, नाइट्रोजन है, देन वी हैव समथिंग लाइक सल्फर है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन बता दिया आपको, कार्बन है द मेजर एलिमेंट फॉर द लाइफ, और हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और ऑक्सीजन है। तो आप कह लो कि ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को शुरू होने में हेल्प किए। और सबसे पहले कह लो कि जो एक मॉलिक्यूल सिंपल जो कंपाउंड्स बनने लगे ज़मीन पर, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलने वाले कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स थे, जिनमें आप अमोनिया समझ लो, सल्फर और हाइड्रोजन से मिलने वाले कोई हाइड्रोजन डाइसल्फाइड थे। ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन ये सबसे पहले साइंसदानों का मानना है कि बनना शुरू हुए, जिनमें फिर पानी भी था, ठीक है, और कार्बन ऑक्साइड्स भी थी, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस भी बनना शुरू हुई। तो सबसे पहले जो एक लाइफ परसिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल था जो बना जमीन पर, दैट वाज आरएनए, दैट वाज अ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है कि इसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग और ऑक्सीजन कंटेनिंग शुगर थी, और देन इसमें जो है वी हैव समथिंग लाइक बेस, नाइट्रोजीनियस बेस थी इसमें, ठीक है, और साथ जो है इसके हमारे पास एक फास्फोरस भी कह लें कि हवा में होता है, सॉरी जमीन में होता है, नेचुरल एलिमेंट है। फास्फोरस कंटेनिंग फॉस्फेट जो थे वो बने। तो ये एक रिंग लाइक एक पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट होने लगा, जिसको हम आज जो है आरएनए कहते हैं। और आज आरएनए हमारी हर सेल में है, कोई भी जानदार हो उसमें आरएनए मौजूद है। इवन जो एक छोटा सा वायरस है, जिस तरह अभी कोरोना वायरसेस की बातें हो रही हैं, तो उसमें भी आरएनए है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट एवर लिविंग मॉलिक्यूल, यू कैन से वाज अ काइंड ऑफ वायरस टाइप मॉलिक्यूल जो सबसे पहले बना। और मिसिलीज की फिर बात की जाती है कि आरएनए और फिर कुछ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल बने। प्रोटीनियस मॉलिक्यूल आप कह लें कि कुछ अमीनो एसिड्स जो थे, जैसे कार्बन हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हो गए, और अमाइनो ग्रुप्स हो गए, और हाइड्रोजन ग्रुप्स और अल्काइल ग्रुप्स, ये कुछ आपस में जुड़ना शुरू हुए और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। और फिर कुछ प्रोटीन टाइप मॉलिक्यूल्स सबसे पहले जो है वो बनना शुरू हुए। सो प्रोटीन और फिर आरएनए का एक जंक्शन हुआ, यू कैन से कि प्रोटीन और आरएनए जो हैं वो आपस में किसी प्रेशर या किसी अवेलेबिलिटी या किसी सूरत हाल के थ्रू आपस में इकट्ठे हुए, और प्रोटीन एक कोटिंग का, प्रोटेक्शन का काम करने लगा, और फिर आप कह लें कि आरएनए उसके साथ प्रोटेक्टेड हो गया, और फिर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगी और वो आपस में इकट्ठे रहने लग गए। डियर व्यूअर्स, ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं होती है। फिर इसके ऊपर अब बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं। तो यानी पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो पहले सब समंदर ही था। आज भी तकरीबन 1/3 समंदर है, यानी 3 हिस्से समंदर है और 1 हिस्सा सिर्फ खुश्क है, ज़मीन है। तो फिर आप कह लें कि दौर जो था वो मॉलिक्यूलैरिटी का शुरू हुआ, मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाने लगे। एक हाइपोथेसिस है व्हिच इज नोन एज एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। अब ये जो एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर बहुत से साइंसदान जो हैं वो मुत्तफिक भी हैं, एग्री करते हैं, लेकिन बहुत से साइंसदानों का इख्तलाफ भी है। तो मैं अभी आपसे जो अब बात करने जा रहा हूँ, अब मैं एवोल्यूशन की बात करूँगा कि कैसे आज यहाँ पर ये बालों वाले जानदार मौजूद हैं, और इवन कुछ उड़ने वाले जानदार मौजूद हैं, और डिफरेंट जानदार मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं आपसे अब बात करता हूँ, लिहाजा अब इंटरेस्टिंग बातें आपसे शुरू होंगी। जी, तो मैं अगर एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस की आपसे बात करूं, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वी गॉट सम मॉलिक्यूल प्रोटीनियस, और उनमें आरएनए थे। फिर डेफिनेटली डबल स्ट्रैंडेड होने लगे, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, अब ये स्ट्रैंड्स डबल हो गए, और इस तरह फिर आप कह लें कि जो पानी था ज़मीन के गिर्द, लॉट ऑफ वाटर वाज देयर ऑल अराउंड, और ये जो वाटर था इसके अंदर लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लग गई,
और अब अर्थ का टेम्परेचर भी कूल डाउन होने लग गया, और इस कूल डाउन टेम्परेचर ने लाइफ को और सपोर्ट किया। अब हुआ ये कि बहुत से फाइटोप्लैंक्टन्स बने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है। अच्छा, मैं आपको व्यूअर्स एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। फाइटोप्लैंक्टन्स ये समंदर में रहने वाले जानदार हैं, छोटे छोटे से जानदार हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैं। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, समहाउ कुछ हैं कुछ नहीं भी। और फिर इनके साथ साथ जू प्लैंक्टन्स जो हैं वो बनना शुरू हुए, और जू प्लैंक्टन्स जो हैं ये भी समंदर में रहने वाले जानदार हैं। डियर व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज जो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स जू प्लैंक्टन्स हैं, ये कह लें कि अभी आज कुछ पिछले दौर में कोई राउंड अबाउट आज से कोई 15 से 20 साल पहले हमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिले। अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है आप सोच रहे होंगे, मैं लिख लूं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो जगह थी बहुत अंदर समंदर के बहुत नीचे, और वो जगह जहाँ पे शायद लावा निकलता है, जैसे आप पहाड़ पे आपको लावा निकलता हुआ नजर आता है, इस तरह जमीन के समंदर के अंदर वाली सतह पे भी कुछ लावा निकलता है पानी में, और वहीं पर ठंडा हो जाता है और वो चट्टान सी बन जाता है। तो वहां पर डेफिनेटली जमीन की उस जगह पे तो टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, तो हमने लाइफ को वहां पर भी देखा है। यहाँ से जब साइंसदानों ने देखा कि ये जो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स हैं और ये आरएनए वगैरह हैं ये वहां पे परसिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो फिर इस हमारी थ्योरी को काफी सपोर्ट हासिल हुई, जिसकी बेस पे हमने कहा कि नहीं ऐसा हुआ होगा। ये साइंसदानों ने आपस में बैठकर एक बात को फाइनलाइज किया। लेकिन मैं आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स के ऊपर नहीं रखना चाह रहा, मैं बस अब आपको जरा थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलता हूँ ताकि हम मैमल्स तक आएँ, बर्ड्स तक आएँ, ये स्नेक्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये सब इन जानदारों पर आएँ। समंदर में भी बहुत से हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर नॉट साइंटिस्ट। आपका किसी न किसी अच्छी फील्ड से ताल्लुक होगा, आपको कभी मौका नहीं मिलता रहा इन चीज़ों के ऊपर, साइंस के ऊपर डिस्कशंस का, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आखिर साइंसदान क्या सोचते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स समंदर में टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ तो ये बनना शुरू हो गए, और फिर कुछ जानदार जो थे कह लें कि इतने ज़्यादा बने जिनको हमने कहना शुरू कर दिया इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हैं आप, इनकी तादाद अरबों खरबों है, और जिनमें कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं जिनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। इनके साथ तो हम रहते हैं, ये मच्छर मक्खियाँ और ये चींटियाँ वगैरह, ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। लेकिन बहुत से इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो पानी में रहते हैं, और पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इनकी तादाद तो अनगिनत है। लेकिन इनसे फिर अगला लाइफ का पहिया स्टार्ट हुआ। अब इनसे अगली लाइफ का पहिया क्या स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, अब उस पर बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे सेंट्रल हिस्सा है। इस वीडियो की सबसे शुरू से मैंने आपको बता दिया कैसे हो रहा है, और अब लाइफ कैसे बन रही है ज़मीन पर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये कन्वर्ट हुए कुछ वेरी बिग इनवर्टिब्रेट्स लाइक हैग फिशेस। अभी मैं समंदर के अंदर ही हूँ, ठीक है, मैं समंदर से बाहर नहीं आ रहा, अभी मैं पानी के अंदर ही रहूंगा और आपको पानी के अंदर ही, क्योंकि अभी खुश्की नहीं आई जमीन पर, अभी तो खुश्की का नामो निशान नहीं है, अभी तो समंदर है, हर जगह पानी है, उस पानी में ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो हैग फिशेस वगैरह कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो बने, बहुत सी प्रिमिटिव फिशेस हैं। फिर इन फिशेस से जो है कह लें कि कुछ मजीद डिफरेंट किस्म की फिशेस बनी, जिस तरह आप स्टार फिश वगैरह देखते हैं, स्टार की तरह की एक फिश होती है, उसको देखते हैं आप, ऑक्टोपस को देखते हैं, ऑक्टोपस वगैरह आपने देखे होंगे। इसके अलावा कुछ और इंसेक्ट लाइक क्रैब्स वगैरह इंसेक्ट लाइक होते हैं, बट दे आर नॉट इंसेक्ट लाइक अभी जो खुश्की पे रहने वाले मकड़ी वगैरह, स्पाइडर्स वगैरह, बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स। लेट मी टेल यू, 6 पाँव रखने वाले जानदार कीड़े होते हैं। मैं बेसिकली एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, तो एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं दे यूज टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स के बारे में काफ़ी पढ़ा मैंने। तो 6 पाँव रखने वाले जानदार जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं, जिनमें आपको मैंने गिना दिया, ये मच्छर मक्खी चींटियाँ वगैरह, इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई और भी बहुत से होते हैं। तो हैग फिशेस जो हैं ये कन्वर्ट हुए फिशेस में। फिशेस पहले जो आई वो जिस तरह आपके कान की सॉफ्ट हड्डी होती है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, इस तरह की कोई है, जिसमें शार्क्स वगैरह हो गई,
ठीक है, ये फिशेस एवोल्यूशन का हिस्सा बनी। फिर ये शार्क से आप कह लें कि और जो दूसरी फिशेस आई जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं, ठीक है, फिशेस और भी आई और इनको हम बोनी फिशेस कहने लगे। यानी ऐसी फिशेस आपकी हड्डियाँ होती हैं, इस तरह हड्डियाँ, रोहू वगैरह जब आप खाते हैं तो काफ़ी थिक हड्डियाँ होती हैं उनकी, तो वो रोहू फिशेस टाइप जो है मछलियाँ जनरेट हुई। फिर मछलियों ने फिर खुश्की होने लग गई। अब मछलियाँ जो थी अपने बहुत से अंडे देती थीं, लेकिन बहुत से दूसरे जानवर उनके अंडे खा जाते थे। तो फिर मछलियों ने लाइफ ने थोड़ा सा और एक एक इर्तिका का आगाज़ किया, उन्होंने ज़मीन पर आने की कोशिश की। और फिर आप कह लें यहाँ से गेम स्टार्ट हुई। जितने भी आप कह लें फ्रॉग्स हैं, ठीक है, फ्रॉग्स जो हैं आप कह लें कि इनको हम मेंढक कहते हैं उर्दू में, तो ये मेंढक वगैरह फिर बने। इनका सिनेरियो ये होता था कि ये पहले जो थे इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस का मायने है आधे ज़मीन पर रहते थे, आधी ज़िंदगी ये पानी में गुजारते थे। यानी जब इन्होंने बच्चे वगैरह देने होते थे तो ये पानी में चले जाते थे, लेकिन ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो थी ये ज़मीन पर गुजारने की इन्होंने आदत डाल दी। शुरू में आप देखा होगा जिसको हम यूज़ टू कॉल इट एज डड्डू मच्छी जिसकी दुम वगैरह होती है, तो वी यूज टू कॉल इट लाइक दैट। लेकिन आप कह लें कि वो फिर उसकी टेल गायब हो जाती है और प्रॉपर मेंढक बनता है, फ्रॉग बनता है, फिर वो ज़मीन पर आकर छलांगे मारता है और आप लोगों के साथ भी रहता है। लेकिन ये बहुत पुराना जानदार है। इसमें कीड़े वगैरह भी यू कैन से पानी से निकले और ज़मीन पर आए, लेकिन मैं अभी फिलहाल उनकी बात नहीं आपसे कर रहा। बराबर, सो ये फ्रॉग्स जो हैं ये फिर अंडे देते थे पानी में जाके, लेकिन ज़मीन पर रहे। इन्होंने कुछ अडेप्टेशन अख्तियार की, कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ अपने रोनमा की कि ज़मीन पर खुश्की पर रहने के काबिल हो जाएं। फिर इनमें से और चेंजिंग आया और ये बने रेप्टाइल्स। अब ये रेप्टाइल्स क्या है? जैसे कि आपको पता है स्नेक होता है, ठीक है, और स्नेक की तरह जैसे आप वो सांप की मासी अमूमन कहते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो स्लेमेंडर्स होते हैं जो सांप की मासी जिसको आप कहते हैं। और सांप की मासी इसलिए कहते हैं क्योंकि लिजर्ड्स जो है वो स्नेक से पहले थी, स्नेक्स लिजर्ड्स के बाद आए। यानी यू कैन से दैट कि क्रोकोडाइल्स वगैरह भी इसी कैटेगरी में शामिल होंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अंडे अब पानी में देना बंद कर दिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन्होंने आके खुश्की पे ही अंडे दिए और उन्होंने शेल्ड एग दिए। यानी इन्होंने ऐसे अंडे दिए जिनके ऊपर एक वाइट सा खौल होता था। यानी अब ये पानी में मजीद नहीं जाना चाहते थे, ये ज़मीन के ऊपर ही छुपा कर अपने अंडे देते और उनको पानी के जानदारों से बचा लेते थे। और ये फिर एक इर्तिका है, एक एवोल्यूशन आई। फिर अब डेफिनेटली बहुत से दूसरे रेप्टाइल्स भी तो थे जो ज़मीन पर अब रह रहे थे, और इवन सम फ्रॉग्स फैमिलीज एज वेल। तो वो जो रेप्टाइल्स उनके अंडे खाते थे, अब उनको और मसला था। तो फिर आप कह लो कि यहाँ से गेम शुरू हुई दो किस्म के जानदारों की। एक को हम कहते हैं बर्ड्स और एक को हम कहते हैं मैमल्स। यानी रेप्टाइल्स हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो रेप्टाइल्स थे, हमारे से मुराद के जो बालों वाले जानदार हैं। और जो बर्ड्स हैं उनके भी इंसेस्टर रेप्टाइल्स हैं। देखें आज बर्ड्स अंडे देते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अंडे दे रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हैं और ऊपर कहीं घोंसला बनाकर छुपा कर अंडे देते हैं ताकि नीचे वाले रेप्टाइल्स उनके अंडे खा ना लें और अपने बच्चों की नशोनुमा वो ऊंचाई वाली जगह पर करते हैं। और बहुत सी किस्में हैं बर्ड्स की जिनको हम एवीज आज साइंटिफिक जुबान में कहते हैं। इसके अलावा फिर मैमल्स आ गए। मैमल्स की तो बहुत सी किस्में हैं, बालों वाले जानदार आप देख सकते हैं, बहुत से जानदार हैं। इन्होंने क्या अडेप्टेशन इख्तियार की, इन्होंने अपने अंडे अपने जिस्म में ही रखना शुरू कर दिए और इन्होंने मैच्योर बेबीज़ को जो है वो जन्म देने की बात की। यानी कि आप कह लें कि बॉडी के अंदर ही जो थे वो अंडे रहते थे और जब बेबी कैपेबल हो जाता था थोड़ा बहुत चलने फिरने का तो फिर ये बेबी को बॉर्न करना शुरू किया उन्होंने। अब अमूमन देखते हैं मैमल्स, बालों वाले जानवर जितने भी होते हैं वो बच्चा पैदा करते हैं ना कि मुंडा देते हैं। सो ये सिनेरियो गाइस ऑन हो गया और आज अकॉर्डिंग टू साइंस यही सिनेरियो जो है वो चल रहा है। सो मैमल्स जो हैं आप कह लें कि इस ज़मीन पर परसिस्ट करने लग गए अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थ्योरीज। बहरहाल कुछ बातें तो फैक्टफुल हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारा कॉन्सेप्ट तो है कि हम अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। हमें दूसरे जानवरों के साथ साइंस काउंटेबल कर देती है, जिसमें पिछले दफ़ा आपने डार्विन का नज़रिया भी थोड़ा बहुत सुना होगा कि बंदरों से जो है वो इंसानों की तश्कील हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलीजन ऐसा नहीं है, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें जो है
अल्लाह ताला ने जन्नत में से यहाँ पर जो है ज़मीन पर जगह दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे हमारे एंसेस्टर्स हैं, और उनसे फिर ये सारे हमारे नबियों की पीढ़ी है, और इस तरह फिर हम बने हैं। तो ये मतलब एक नज़रिया है जो हमारा इस्लाम का नज़रिया है, जो डेफिनेटली मैं इसको फॉलो करता हूँ बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन डेफिनेटली मैं साइंस भी पढ़ रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं आपको इस बारे में गाइड कर रहा हूँ। सो जस्ट डोंट नीड टू थिंक सो मच मोर अबाउट इट। इसमें बस यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आखिर जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हो गई ज़मीन पर। छोटा सा मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे कैंगरूज के बारे में। कैंगरूज देखें आप, वो पाउच्ड मैमल्स हैं। वो क्या करते हैं, उनका छोटा सा जो एक बेबी होता है उनके पाउच में ही पल रहा होता है, और जब वो उसको तकरीबन प्री मेच्योर नहीं निकालते बॉडी में से भाई, जब तक वो फुली मेच्योर नहीं हो जाता, वो इस तरह की अडेप्टेशंस भी हैं, इस तरह की कुछ तब्दीलियां भी जानदारों में आई कि उन्होंने जब प्रॉपरली मेच्योर समझा अपने बेबीज़ को, फिर उन्होंने अपनी बॉडी से उनको रिलीज़ किया। और मैमल्स की एक और ख़ासियत है कि अपने यंग वंस को दूध से फीड करते हैं। तो ये भी बस आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ बस। और ये सारी बातें जो हैं ये हमें एक्सप्लेन करती हैं कि ये हाउ लाइफ स्टार्ट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, राइट। सो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, काफ़ी पढ़ना पड़ा चीज़ों के बारे में, फिर जाकर ये पूरी एक कहानी जुटा पाया आप लोगों के लिए। तो और भी स्टडी कर रहा हूँ, लाइफ को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस में मैं आपको इस बारे में आगाही देता रहूँगा। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और इससे नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अमूमन आप मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री में फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपके कोई बच्चे वगैरह हैं उनको मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।